हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए कॉमर्स की क्लास 11, 12th एंड सीयूईटी के लिए पूरे का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में। तो आज इस क्लास में मैं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ तुम्हारी बिजनेस स्टडीज का पहला मॉक टेस्ट। तो हम तुम्हें टोटल 2 बीएसटी के, 2 इकोनॉमिक्स के और 3 अकाउंटेंसी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट इसी चैनल पर यहाँ पर करवाने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले तुम्हारे सीयूईटी के लिए। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते का टाइम बचा है तुम्हारे सीयूईटी के लिए, बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है। एंड अगर तुम नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि पूरे 1000 में से तुम ज्यादा से ज्यादा 950 तक जो है अगर स्कोर करते हो तभी तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिलेगा, वरना नॉर्थ कैंपस नहीं मिल सकता है। जनरल कैटेगरी के अंदर इतना ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन है कि तुम टोटल सभी एग्जाम्स में, सभी सब्जेक्ट्स में मिला के 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इवन एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो तुम नॉर्थ कैंपस से सीधा साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस में पहुंच सकते हो। तुम्हारा पूरे का पूरा आने वाला करियर खराब हो सकता है। तो एक एक क्वेश्चन हमारा आने वाला फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। तो बेटा प्लीज इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर लो, सभी मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से देख लो, सुन लो, कर लो। 1 घंटे के अंदर तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं और यही टाइमर तुम भी हमारे साथ लगा के चलोगे। जितने एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी पहले खुद से इनका आंसर पॉज करके सोचोगे, उसके बाद फिर आगे मेरा आंसर, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने वाले हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने एसआरसीसी के एक्सपीरियंस से, अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस से तुम्हें हर चीज यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में करवाने वाली हूँ। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ये पीडीएफ अलोंग विद द आंसर्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मैं बाद में डलवा दूंगी। ठीक है जी, अभी के लिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू के साथ, जो कि बीएसटी का रहने वाला है, सीयूटी का पूरा मॉक अपना। तो पहला एमसीक्यू मुझे क्या बोलता है, देखो, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें ना, देखो, जब भी एमसीक्यूज मैं करवा रही हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज समझा रही हूँ। मैं जब भी एमसीक्यूज करवाऊंगी मैं 2-3 टेक्निक्स का यूज करूंगी। पहली टेक्निक होगी एलिमिनेशन की, दूसरी टेक्निक होगी कीवर्ड्स की, कि मैं जहां पे भी कोई भी कीवर्ड देखती हूँ वहां पर मैं उसको अंडरलाइन करूंगी और उसको अपने दिमाग में बिठाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग आंसर करूंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मुझे पता है ये मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है? कीवर्ड से मतलब है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे देखती हूँ फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझे यहाँ पे समझ आता है। मुझे कैसे समझ आएगी इंपॉर्टेंट है? कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो मैंने अपने चैप्टर में कहीं पे सिलेबस में पढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो तुमने तुम्हारे सिलेबस में कहीं पढ़ा होगा वो तुम्हारे लिए कीवर्ड बन जाएगा कि इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक का आंसर मुझे करना है। ठीक है, तो वहीं पे मैं सबसे पहले कीवर्ड को अंडरलाइन करूंगी और फिर अपना क्वेश्चन आगे पढ़ूंगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल के मैनेजर्स मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें पता है 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल या फिर लोअर लेवल या फिर शॉप फ्लोर लेवल मैनेजमेंट होती है मेरी। ठीक है जी, किस लेवल पे वेलफेयर और सर्वाइवल होता है वो होता है मेरा टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल पे मैंने तुम्हें कीवर्ड बहुत बार बताया है, जहां भी वर्ड आ जाए डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में वर्ड आ जाए डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का कुछ भी रिलेटेड, तो मिडिल लेवल होता है। जहां पे भी वर्ड आ जाता है कि एक्चुअल वर्कफोर्स, वहां पे ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट आती है। जहां पे भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो वहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट आती है। तो आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन को, मैं साइड पे हो रही हूँ, हर क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ोगे फिर मेरा आंसर तुम देखोगे। फिर से आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कीवर्ड मिल गया। विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली, मुझे कीवर्ड दूसरा क्या मिल गया? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स के साथ जो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं वो मुझे ढूंढना है। वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करता कौन है? लोअर लेवल वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। तो मतलब जहां पे भी लोअर लेवल होगा मुझे वो एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि मुझे लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं चाहिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट जहां पे होगी वो एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल डायरेक्टली वर्कफोर्स के साथ जो है इंटरैक्ट करती है। मुझे चाहिए जो वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड मेरा हर एक क्वेश्चन में रहने वाला है नो। जहां पे भी नो आ गया मैं वहां पे उसको स्पेसिफिकली सर्कल करूंगी, अंडरलाइन करूंगी कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो वर्कफोर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, लोअर लेवल करता है, बाकी लोग नहीं करते। ऑपरेशनल मतलब लोअर लेवल, सुपरवाइजरी मतलब लोअर लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब लोअर लेवल। तो ये तीनों ही नाम जो है वो लोअर लेवल के हैं। तो लोअर लेवल वर्कफोर्स जो है वो इंटरैक्ट नहीं करती है। कौन सी करती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेरी इंटरैक्ट करती है। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन कर रही हूँ कि मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि लोअर लेवल नहीं होगा, तो लोअर लेवल जहां भी दिखेगा एलिमिनेट करूंगी, आंसर मेरे सामने होगा। कोऑपरेशन का क्या मतलब है? कोऑपरेशन का क्या मतलब है? इसमें तो कीवर्ड की कोई ज्यादा अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ड ही एक है अपने पास, तो कीवर्ड का मैं क्या ही यहाँ पे करने वाली हूँ। बोथ डिजायर टू वर्क जॉइंटली
एंड डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज कह रहे हैं कि हमें डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज भी करना है और साथ में काम भी करना है, लेकिन कोऑपरेशन में डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज नहीं होता है। कोऑपरेशन में सिर्फ ये होता है कि हमें लोगों को साथ मिला के काम करना है। इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर टू वर्क जॉइंटली, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज। इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स जो है ये मेरा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन नहीं होता, ये क्या होता है मेरा कोऑर्डिनेशन होता है। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज जो है कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन में नहीं आता है, वो अपना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ तो पहले एक्टिविटीज डिटरमाइन करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, डिजायर टू वर्क जॉइंटली, सिर्फ यही मेरा आंसर बचेगा। ठीक है, टेलर फोकस हिज अटेंशन ऑन, टेलर किस चीज के ऊपर अपने अटेंशन को फोकस करता था। टेलर अपना कौन था जिसने अपने को साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले जो अपने टेलर साहब थे वो फैक्ट्री लेवल पर जो है मेजरली फोकस करते थे। वो ऑफिस लेवल पे जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे फोकस ही नहीं करते थे, वो फोकस करते थे फैक्ट्री के लेवल पे, फैक्ट्री फर्स्ट लाइन शॉप फ्लोर लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे वो फोकस करते थे। ठीक है, इन तीनों पे अपना कौन फोकस करता था, हेनरी फ्योल फोकस करता था, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर शॉप फ्लोर या फैक्ट्री लेवल या फिर लोअर लेवल पे फोकस करते थे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, कहते सर्वाइव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा ताकि वो अपनी कॉस्ट कवर कर सके। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड, फिर से हमें कीवर्ड मिल गया कि ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा है, सर्वाइवल के बारे में पूछा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल, सोशल, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, सोशल होता है या फिर इंडिविजुअल या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव कोई होता ही नहीं है। अब ये जो है स्पेसिफिकली पैसे वाली बात जो है वो किसमें होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में होती है, और किसी में पैसे वाली बात नहीं होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के बारे में और यहाँ पे एम्प्लॉइज के बारे में बात होती है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ की बात होती है, ये अलग से कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगला, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल क्यों बोला जाता है। अब देखते हैं, दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इसलिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। They can be modified by the manager with the situation. Their application is dependent upon the prevailing situation at a particular point of time. मुझे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने एक वर्ड मुझे यहाँ पे दिया है फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल के साथ तुम देखो सीधा एक जो कीवर्ड है मेरा वो क्या यहाँ पे जुड़ रहा है, मॉडिफाइड। फ्लेक्सिबल के साथ एक सीधा सिनोनियम एक कीवर्ड मेरा जो यहाँ पे जुड़ रहा है वो क्या है, मॉडिफाइड। तो तुम यहाँ पे क्लियरली सिर्फ कीवर्ड्स सिनोनियम्स के बेसिस पे देख सकते हो कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल है इसलिए नहीं क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है इसका ही मतलब है कि तुम उनको जैसे जैसे तुम्हारी सिचुएशन बोलेगी वैसे वैसे चेंज, वैसे वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी मेरा आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो फिर से जल्दी से, अगला क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, विच फोरमैन इज कीपिंग द मशीनरी एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स। कहते हैं, अब पहली चीज यहाँ पे मुझे आएगा कीवर्ड फोरमैन। फोरमैन क्या था, फंक्शनल फोरमैन। ठीक है, कौन सा फोरमैन है जो मशीनरी और टूल्स को रेडी रखता है ऑपरेशन के लिए, यानी कि ये मेरा प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरा एग्जीक्यूशन वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरा एग्जीक्यूशन वाला डिपार्टमेंट है। तो एग्जीक्यूशन का ही हमें दिया हुआ है, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक है, रिपेयर बॉस तो रिपेयर के लिए सोचेगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कुछ गलती तो नहीं हो रही, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, ये स्पीड देखेगा, नाम से समझ आ रहा है। तो गैंग बॉस जो है वो हर चीज को यहाँ पे रेडी रखेगा, ये मेरा आंसर होगा। फिर से एलिमिनेशन करते जाओ, रिपेयर तो रिपेयर करता है वो नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्ट करता है नहीं हो सकता, ये स्पीड देखते हैं, आंसर यही बचा, तो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट relevant to the concept of management as an inexact science। inexact science management कौन सा पॉइंट नहीं है, नो में आंसर मुझे करना है। क्वेश्चन देखो, आंसर करो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ने मुझे बोला है कि कौन सा पॉइंट है जो इनएग्जैक्ट साइंस को फॉलो नहीं इसमें बता रहा उसके बारे में। तो पहला मुझे बोलता है द प्रिंसिपल, तो क्वेश्चन मुझे कहता है कि देखो जो मैनेजमेंट है वो साइंस तो है, मैनेजमेंट एक साइंस तो है, पर वो साइंस लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स भी हैं, एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस भी है, पर हम उसको एग्जैक्टली साइंस के जैसे ना इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइंस है उसमें तो फिक्स्ड केमिकल है, मैं बोलूंगी ए को बी के साथ मैच करोगे तो सी ही बनेगा, लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है हम इंसानों के ऊपर लागू करते हैं, तो विच इज वाई सिचुएशन बदलने के साथ, इंसान के बदलने के साथ इनका जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी बदलता है। ये इनएग्जैक्ट साइंस ने बोला है, जहां पर ये नहीं बोला होगा वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब इसका इनएग्जैक्ट साइंस के साथ ज्यादा लेना देना नहीं लग रहा है। द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर, हाँ ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस है, ये सही बात है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी मॉडिफाइड, हाँ मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, ये भी सही आंसर है।
ये तो चलो फिर से सेम ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या वैलिडिटी। इस ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का इनएग्जैक्ट साइंस के साथ लेना देना नहीं है। जो इनएग्जैक्ट साइंस वाला पॉइंट है वो मुझे ये बोलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबली हमें चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है उनको हमें जो है हमारे उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर इसके साथ मेल नहीं खाता, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए क्योंकि मुझे नेगेटिव वाला पॉइंट पूछा है। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शनल फोरमैनशिप इनमें से किसका एक्सटेंशन है। फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं कि हमारे पास टोटल 8 अलग अलग फोरमैन होने चाहिए, यानी कि एक अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, तो बहुत सारे अलग अलग लोग होने चाहिए जो अलग अलग काम करेंगे। ये फंक्शनल फोरमैनशिप ने बोला था। यही चीज हेनरी फ्योल ने किसमें बोली थी, डिवीजन ऑफ वर्क में बोली थी कि एक अकेला बंदा सब कर नहीं सकता, तुम्हें हर चीज के लिए अलग बंदा चाहिए होगा। यही डिवीजन ऑफ वर्क ने बोला था, यही फंक्शनल फोरमैनशिप ने बोला था। तो आंसर क्या होगा, ओनली नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क। Which of the following is not a part of business environment of business? business environment का पार्ट इनमें से कौन सी चीज नहीं है। क्या हमारे सप्लायर्स, क्या हमारे कस्टमर्स, क्या हमारे कंपेटिटर्स, क्या ये लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? ये सारे के सारे लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि मुझे नॉट पूछा है, ठीक है। इस मुझे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो ये सारी चीजें तो पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। With the introduction of photostat machine in the market, carbon paper industry was adversely affected. Component of business environment कौन सा है जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? फोटोस्टेट मशीन के आने की वजह से कार्बन पेपर इंडस्ट्री को नेगेटिव इफेक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है। अब पुराना टेक्नोलॉजी जो है वो आउट ऑफ डिमांड चला जाएगा नए टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आंसर क्या होगा मेरा, टेक्निकल एनवायरमेंट। नियति इज वर्किंग एज अ टीचर इन द स्कूल, ठीक है। शी टेल्स द चिल्ड्रन टू नॉट पल्यूट द एनवायरमेंट, नॉट टू थ्रो द चिप्स। वो खुद भी कैरी करती है बैग टू कलेक्ट द रैपर्स। वो यहाँ पे कौन सी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर रही है? सीधी से अच्छी से हमें यहाँ पे सिंपल साफ शब्दों में दिख रहा है कि वो एनवायरमेंट को पल्यूट होने से बचा रही है, एनवायरमेंट को गंदा होने से बचा रही है, एनवायरमेंट को साफ रखना चाहती है। तो वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, रिस्पेक्टिंग द एनवायरमेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है। तो तुम क्लियरली यहाँ पे कीवर्ड मैचिंग के थ्रू भी आंसर अपना देख सकते हो, ठीक है। The technique of scientific management given by the F.W. Taylor. F.W. Taylor ने फिर से फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें हमें दी थी, ठीक है। उसने हमें प्रिंसिपल्स भी दिए थे, टेक्निक्स भी दिए थे। अब यहाँ पे टेक्निक पूछा गया है of scientific management which aims to establish interchangeability of manufactured parts and products, कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स है, वो इंटरचेंज हो सकते हैं। वो एक प्रोडक्ट पे भी यूज हो सकते हैं, वो दूसरे पे भी यूज हो सकते हैं, वो तीसरे पे भी यूज हो सकते हैं, वो चौथे पे भी यूज हो सकते हैं, सेम पार्ट्स। ये चीज हमें किसने बोली थी, एफडब्ल्यू टेलर ने। देखो पहले क्या होता था ना, पहले गाड़ियों में ऐसे होता था कि हर गाड़ी का अलग पार्ट होता था और हर गाड़ी के लिए हमें इतने सारे अलग अलग पार्ट्स जो है इकट्ठे करके रखने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया, एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि तुम हर गाड़ी में सेम पार्ट्स क्यों नहीं डाल देते हो, इससे तुम्हें बहुत आसानी होगी, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो संभाल के रखनी नहीं पड़ेंगी, तुम्हारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कम होगी, रॉ मटेरियल की, तुम्हारी हर चीज की कॉस्ट तुम्हारी कम होगी, रिपेयर की, हर चीज की। तो उसने क्या किया था, वो लेकर आया था स्टैंडर्डाइजेशन, कि तुम एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करो, तुम उन्हीं पार्ट्स को अपनी गाड़ियों में हर जगह पे यूज करोगे जो पार्ट्स इंटरचेंजेबल होंगे, जो पार्ट्स हर गाड़ी में यूज हो पाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला था एफडब्ल्यू टेलर ने, कि तुम इंटरचेंज कर सकते हो पार्ट्स को, उसी तरीके के पार्ट्स को तुम यूज करो। जो पार्ट सब में यूज हो ही नहीं सकता उस पार्ट को यूज मत करो, ऐसे पार्ट्स बनाओ जो हर एक प्रोडक्ट में यूज हो सके, ताकि तुम्हें इन्वेंट्री का हर चीज का कॉस्ट कम हो जाए। तो आंसर यहाँ पे मेरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अब ये इस तरीके का जैसे क्वेश्चन है, ये काफी हद तक तुम्हें जो है, देखो पहली चीज तो समझ आना चाहिए खुद से, ठीक है, कि तुम्हें मतलब बुक से पढ़ा होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर भी अगर तुमने नहीं पढ़ी तुम कैसे आंसर करोगे, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मोशन स्टडी में वो मोशन की बात करता है कि तुम कितने मोशन, कितने स्टेप्स चल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। मेथड स्टडी में वन बेस्ट मेथड की बात करता है, वहां पे पार्ट्स की, प्रोडक्ट्स की बात नहीं करता है, इसमें वेज की बात करता है। तुम टेक्निकली ये देख सकते हो, इन तीनों चीजों में वो किसी भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, उसकी बात वो सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन में करता है। इसमें पैसे की बात होती है, इसमें तुम्हारे मोशन की, और इसमें मेथड की बात होती है। और इन तीनों के साथ हमारे ये जो कीवर्ड्स हैं ये मैच नहीं खाते हैं, तो मेरा आंसर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इवन इफ तुम्हें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता, तुम देखो ये तीनों के साथ तो कोई कीवर्ड मैच नहीं खा रहा ना, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा। Nowadays women are very health conscious, which is giving rise to the increasing demand for the organic product, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा हमारा
बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स की बात करेंगे कि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। तो ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की बात करी गई है, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके डिमांड के बारे में ही बात करी जाती है। मेजरली उनके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कल्चर्स, फेस्टिवल, सोसाइटी, इनके बारे में बात करी जाती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, तो सोशल एनवायरनमेंट होगा। Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. Identify the point of importance of planning highlighted above. देखो हमें क्या बोला गया है कि जो प्लानिंग है वो पहला फंक्शन है, ठीक है, विच इज वाई कोई भी नया आइडिया आता है हमें, तो हम सीधा उसको एक प्लान के फॉर्म में डाल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, जो जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब लेट्स से हमें सीधा सीधा यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, तो मैं यहाँ पे फिर से कीवर्ड मैचिंग यूज करती हूँ, ठीक है। या तो फर्स्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, या फिर न्यू आइडिया से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि नए आइडियाज हमें आ रहे हैं जिनकी वजह से कॉन्क्रीट प्लान बनेगा, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, नहीं मुझे यहाँ पे या तो फर्स्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ दिया होता है या आइडिया से रिलेटेड। यार यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड तो कुछ नहीं दिया, डायरेक्शन से रिलेटेड दिया होता कि हमें आगे क्या करना है, क्या गोल है, कुछ ऐसा गोल वगैरह की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज मेरे इसके साथ मैच खा रहा है, तो ये आंसर बनता है नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। मेरे कीवर्ड्स मैचिंग हो रही है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी कुछ नहीं बोला गया। टेक्निकली तुम देखो, तुम कीवर्ड मैचिंग से ही कितना सही आंसर निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स जो है दो निकाली है, एक फर्स्ट फंक्शन के बारे में या तो बात हो सकती थी जिसमें हम बोलते कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड बात हो सकती थी, ठीक है। ये नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, सीधा कीवर्ड मैच हो गया, सीधा मेरा आंसर आ गया। मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना तो डिसीजन के बारे में बोला, ना गोल्स के बारे में बोला, ना मुझे फ्यूचर के रिस्क के बारे में बोला, लॉसेस के बारे में कुछ नहीं बोला, कीवर्ड मैच हो गया, आंसर आ गया। एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल, accurate forecasts become essential for successful plans. Identify the step of one of the functions of management highlighted above. पहली चीज कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है मुझे ये ढूंढना है, फिर उसका कौन सा स्टेप है मुझे ये ढूंढना है। तो फंक्शन कौन सा है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्लानिंग की बात हो रही है, तो हाँ काफी हद तक प्लानिंग होगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो नीचे से तुम्हें पॉइंट्स पढ़ के समझ आना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स है ये स्टेप्स है किस फंक्शन के हैं। फॉलो अप एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, डेवलपिंग द प्रेमिसेस। तो हमें यहाँ पे सारे स्टेप्स को पढ़ के भी समझ आ रहा है कि मेरे प्लानिंग वाले फंक्शन के स्टेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें पहली चीज स्टेप्स याद होने ही चाहिए। यहाँ पे तुम्हें स्टेप्स की डिटेल नहीं भी याद है तो भी तुम्हें जो है यहाँ पे उनकी एक्रोनियम्स फॉर्म में याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्रोनियम याद कर लो, ये पूरे का पूरा तुम्हें याद तो होना चाहिए, ठीक है। तभी क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वाले क्वेश्चंस के ऊपर, तो प्लीज जितने भी तुम्हारे स्टेप्स हैं उनका एक्रोनियम वाइज है, जैसे भी तुम याद करना चाहो याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब हमें बोला है एक्यूरेट फोरकास्ट, फोरकास्ट की बात हो रही है, तो एक एक करके देखते हैं। इंप्लीमेंटिंग और फोरकास्टिंग का कुछ मेल खा रहा है। इंप्लीमेंट मतलब तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, अरे फोरकास्ट में तो तुम देखोगे, इंप्लीमेंट में तो तुम काम कर ही दोगे, नहीं मेल खा रहा। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन में भी तुम फ्यूचर को नहीं देखोगे, तुम पीछे देखोगे तब फॉलो अप एक्शन लोगे। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो उसमें भी तुम फोरकास्ट नहीं कर रहे हो। फोरकास्ट कब करते हो, जब तुम प्रेमिसेस डेवलप करते हो, जब तुम अजम्पशंस डेवलप करते हो। अजम्पशंस तुम फोरकास्ट के बेसिस पे ही डेवलप करते हो, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डैश इज कंसिडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट है। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, प्लान्ड आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो हमें एक एक करके समझना है कि इन सब में से मेरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कौन सा है। देखो बाकी के जितने भी मेरे सारे एनवायरनमेंट्स है ये सभी तुम आसानी से कर लेते हो, बट जहां पर मेरा स्पेसिफिकली पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट आता है वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर तुम एक चीज याद रखना, जहां पर भी किसी गवर्नमेंट की बात आ जाए वहां पर वो लीगल बन जाता है, किसी भी ऑर्डर की बात आ जाए लीगल बन जाता है, पॉलिटिकल नहीं होता है, ठीक है। प्लान्ड आउटले, प्लान भी लीगली ही किया जाता है, पॉलिटिकली प्लानिंग नहीं करी जाती है, प्लानिंग गवर्नमेंट ही करती है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, ये सोशल में आ सकता है कि आप अपनी वर्कफोर्स से क्या सोच रहे हो, वो आपकी सोशली हो सकता है, पॉलिटिकली वो भी नहीं हो सकता। ये है कि तुम्हारी जो भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना इंटरवेंशन करती है बिजनेस में। ये हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा करना होता है, किसी को कम करना होता है। तो ये मेरा यहाँ पे मेजरली आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेम द type of plan which refers to the future decisions defining the organization's direction and scope in the long run. हमें क्या बोला गया है, future decision defining the direction and scope इन द लॉन्ग रन। अब तुम यहाँ पे मैंने तुम्हें कीवर्ड्स बता दिया, तुम बताओ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आंसर मेरा यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुमने अभी तक नहीं इसको फाइंड आउट किया था, आंसर होगा स्ट्रैटेजिस्ट। क्यों, जैसे ही वर्ड आ जाता है कीवर्ड लॉन्ग रन, वहां पे तुम्हारा आंसर स्ट्रेट अवे स्ट्रैटेजीज बन जाएगा। जैसे ही आंसर आ जाता है कीवर्ड आ जाता है स्टेप्स,
मोस्टली वहां पे आंसर अपना क्या बन जाता है, प्रोसीजर। जहां पे भी कुछ स्ट्रिक्ट आ जाता है जिसके बदले में तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, वो होते हैं तुम्हारे रूल्स, ठीक है। जहां पे भी तुम्हारा गोल की बात आ जाती है वहां पे वो होते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे तुम्हें लॉन्ग रन बोला गया तो आंसर क्या होगा, स्ट्रैटेजी तुम्हारा आंसर बनेगा। डैश इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करी गई है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में था, ठीक है। इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट के बेसिस पे किया जाता है फॉर्मल इनफॉर्मल तो नहीं होगा, उसमें तो तुम अपने इसके बेसिस पे करते हो कि तुम दोस्त हो या कलीग्स हो, क्या हो, है ना। आंसर क्या होगा, फंक्शनल या डिविजनल, फंक्शनल मतलब फंक्शन के बेसिस पे, डिविजनल मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिविजनल किया जाता है, फंक्शनल को फंक्शन रोल के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। डैश प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, हमें कौन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो इनेबल करता है एंटरप्राइज को टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स। कहते पूरे डिपार्टमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स है, डिपार्टमेंट्स, उन सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करवाने का फ्रेमवर्क हमें चाहिए। इस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रेमवर्क को हम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। अरे ये फ्रेमवर्क थोड़ी है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक फ्रेमवर्क है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल यूनिट की तरह इंटीग्रेट करके काम करने में, गोल पूरे करने में मदद करता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। Planning is required at all the levels of management and in all the departments. This fact illustrate which feature, कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग है जो यहाँ पे इलिस्ट्रेट करता है कि हर जगह पे हमें प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सॉरी, जो आंसर होगा, मेरा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि प्लानिंग हर जगह चाहिए। तो प्लानिंग क्या है, मेरी प्लानिंग पूरी तरीके से परवेसिव है कि हर जगह पे प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब यही होता है कि हर जगह पे प्लानिंग चाहिए। व्हाट डज द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट एम्स एट नोइंग अबाउट द कैंडिडेट। देखो, जब भी हम किसी कैंडिडेट को अपने पास नौकरी पे रखते हैं तो उस कैंडिडेट का सबसे पहले हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं इसका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं पहले लड़ाई करके तो नहीं किसी ने इसको निकाला, ठीक है। इसके सोशली पीछे से रिलेशन कैसे है, ऐसा तो नहीं है कि किसकी मतलब कुछ भी बहुत बुरी हिस्ट्री है। तो हमें वो चेक करना पड़ता है बिफोर हम किसी भी कैंडिडेट को नौकरी पे रखें। तो हम क्या पता करना चाहते हैं, उसके कैरेक्टर, यस, हम उसका कैरेक्टर पता करना चाहते हैं, क्योंकि जिसका किसी का बुरा कैरेक्टर होगा उसके पीछे उसकी कुछ हिस्ट्री होगी, नेगेटिव हिस्ट्री होगी, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक कंडीशन से मुझे लेना देना नहीं है, कोई गरीब है या अमीर है, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं है, क्योंकि अमीर होगा गरीब होगा वो अपने घर पे होगा, उससे मेरी कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उसके कैरेक्टर से मेरी कंपनी को लेना देना है। सोशल रिलेशन, इससे भी मेरी कंपनी को लेना देना है। किसी के बहुत बुरे सोशल रिलेशन अगर होंगे तो वो तुम्हारी कंपनी का भी नाम बिगाड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कैरेक्टर और सोशल रिलेशन दोनों को ही चेक करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इट डजंट मैटर तुम्हारा एम्प्लॉय अमीर है या गरीब है, ठीक है, वो उससे कुछ भी मैटर नहीं करता है। चलो, सुनीता ने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली है, ठीक है। शी क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ऑनलाइन क्वेरीज, पेमेंट हैंडलिंग। उसने हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज यूज्ड। अब हमें यहाँ पे पूछा क्या, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वर्टिकल या इनफॉर्मल, ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, यूजुअली कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे बोला जाता है ना। ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन का नहीं बोला गया, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि दोस्तियां बहुत है वहां पे, या तो डिविजनल होगा या फंक्शनल होगा। अगर काम के बेसिस पे है तो फंक्शनल होगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे तो डिविजनल होगा। क्या ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, होटल रिजर्वेशन करना, होटल बुकिंग करना, ऑनलाइन क्वेरीज, पेमेंट हैंडलिंग, क्या ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? जी नहीं, ये सेम ही प्रोडक्ट, सेम ही सर्विस के अलग अलग काम है। कि जब तुम्हारे से कोई भी ट्रैवल एजेंसी के लिए कोई भी तुम्हारे पास कस्टमर आएगा तो तुम उस कस्टमर की पहले क्वेरी लोगे, फिर तुम कस्टमर के लिए रिजर्वेशन कराओगे, होटल बुकिंग कराओगे, फिर कस्टमर से तुम पेमेंट लोगे। तो सेम ही कस्टमर को तुम ये सारी चीजें दे रहे हो, तो तुम्हारे अलग अलग काम है सेम ही सर्विस के। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड नहीं करें। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब कि तुम कंपनी के अंदर से नहीं कर रहे हो रिक्रूट, ठीक है, बाहर से रिक्रूट कर रहे हो, कंपनी के अंदर से नहीं कर रहे हो। तो कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है? प्लेसमेंट एजेंसीज, मीडिया एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही बेटा जी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इनमें से कोई भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेरे पास नहीं है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, हम किसी को प्रमोशन दे देते हैं, डिमोशन दे देते हैं, हम किसी का ट्रांसफर कर देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये सारे ही क्या है, मेरे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कि मैं किसी एजेंसी से कर रही हूँ, या मीडिया में, न्यूज़पेपर, टीवी पे खबरें चला रही हूँ, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से करवा रही हूँ, ये सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग
the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization। कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैंने एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इंट्रोड्यूसिंग के इंट्रोडक्शन के साथ मेरा एक ही कीवर्ड मैच होता है जो कि है ओरिएंटेशन। इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन को बोला जाता है, सीधी सीधी बात है। जब भी देखो सबसे पहले क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगी जहां पर हम देखेंगे कि कौन से अच्छे एम्प्लॉयज है मार्केट में, हम उनको बोलेंगे कि क्या तुम अप्लाई करना चाहते हो, फिर हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग सिलेक्शन में हम उनका टेस्ट लेंगे, रिज्यूमे चेक करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, सिलेक्ट होने के बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं सभी एम्प्लॉयज के साथ, जिसको इंट्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनाइज करेंगे दिवाली मेला। दे लिस्टेड ऑल द एक्टिविटीज, उन्होंने सभी एक्टिविटीज को लिस्ट कर दिया, क्या क्या काम करने, विच इज डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज। उनको ग्रुप कर दिया है एज पर देयर नेचर। असाइनिंग ड्यूटीज भी उन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन दे फाउंड दैट इट वाज नॉट अ सक्सेस। अब उनको पता चला, उन्होंने फाइंडिंग एक्टिविटीज भी कर दिया, ठीक है, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज भी कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, डिटरमाइनिंग द ग्रुपिंग भी कर दी, असाइनिंग द ड्यूटीज भी उन्होंने कर दिया, बट फिर भी सक्सेस नहीं था। तो उन्हें समझ आया कि सिर्फ एलोकेशन ऑफ वर्क इनफ नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो बच गया, कोई तो एक ऐसा स्टेप था ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का जो बच गया। तो कौन सा स्टेप बचा? असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। अरे असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज तो वहां पे हो गया, कीवर्ड मैचिंग करके देखो, कीवर्ड मैचिंग करके मुझे समझ आता है कि मुझे ना फाइंड आउट करना है कि क्या बचा। तो जो हो गया वो आंसर नहीं हो सकता। तो असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हो गया, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज हो गया। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। ग्रुपिंग देम एज पर देयर नेचर, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया, ग्रुपिंग हमने कर दी। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, क्या इसकी कुछ बात हुई? क्या हमने बोला है कि किसी का किसी के साथ हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है? जी नहीं, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया, ग्रुपिंग यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दिया है, मैंने सिर्फ ये नहीं किया था, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। और इसी की वजह से हमारा दिवाली मेला सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। डैश टेस्ट इज अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल्स को सीखने की तुम्हारे में कितनी पोटेंशियल है, इसके लिए हम तुम्हारा कौन सा टेस्ट लेते हैं? हम तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं कि तुम्हें नया स्किल सीखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इसमें तुम्हारी पर्सनैलिटी चेक करी जाती है, इसमें इंटेलिजेंस चेक करी जाती है, इसमें तुम्हारा चेक किया जाता है कि जो काम के लिए है वो काम तुम्हें कितना आता है। कि अगर मुझे बीएसटी का टीचर रखना है, मैं देखूंगी कि बीएसटी कितनी आती है इस टीचर को, ठीक है ना। तो ट्रेड टेस्ट में वो देखा जाता है। नए स्किल्स के लिए क्या देखा जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। डैश आर डिजाइन टू एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स, हायर लेवल ऑफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए हमें क्या डिजाइन हमने किया है? पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब्स टू बिकम फॉर एग्जांपल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स। तो जिनको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनना होता है वो इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग में जाते हैं। वो कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन में हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं फिर से। तो ये नहीं हो सकता, हमने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस के लिए पूछना है जो स्किल्स सीख रहे हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप तो भैया कॉलेज वाले बच्चे करते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी करते हैं, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारी काम से अलग जगह पे, कुछ अलग ही जगह पे सेम एनवायरनमेंट दिया जाता है। ऐसी बात हो रही है? नहीं हो रही। आंसर क्या बचा? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। Lata has been awarded the Employee of the Month award. Her name has been displayed on the notice board. Which incentive has been given to her? उसको Employee of the Month बनाया गया है, उसका नाम नोटिस बोर्ड पे लगाया गया है, उसको कौन सा इंसेंटिव दिया गया है? क्या ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट अच्छा है? अरे उसकी तो बात हुई नहीं है। क्या उसको रिकॉग्निशन दिया गया? अरे हाँ जी, लता को तो रिकॉग्निशन दिया गया है। क्या उसको पार्टिसिपेट करने को बोला गया? नहीं। क्या उसको एम्पावर किया गया? नहीं। उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि अरे भाई तुम तो पूरे महीने में पूरी कंपनी की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, यानी कि हमें नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दिया गया है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a measure to overcome the barrier? Not a measure to overcome the barriers. तो जो भी measure होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। Convey things of help, तो ये तो measure है ना कि तुम अच्छी चीजों को convey करो, अपने तक मत रखो। Communicate according to the needs of the receiver, ये भी measure है ना कि तुम communicate करो अच्छे से। Consult others before communicating, ये भी अच्छी positive चीज है कि consult करना चाहिए दूसरों को। Fear of challenge to authority, ये मेरा आंसर होगा। ये barrier है, ये मेजर टू ओवरकम बैरियर नहीं है, ये तो बैरियर है कि तुम्हें अपनी अथॉरिटी का डर है कि तुम्हारी अथॉरिटी तुमसे छिन ना जाए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर होगा क्योंकि ये बैरियर है, ये मेजर टू ओवरकम बैरियर नहीं है।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स किसके साथ कंसर्न्ड होती हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है तुम्हारी, उसमें तुम्हें क्या चाहिए होता है? ऑटोनॉमिक स्टेटस, रिकॉग्निशन, सोशल सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। वहां पे तुम्हें क्या चाहिए होता है? ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए होती है। सोशल सिक्योरिटी तुम्हें कहाँ चाहिए? बिल्कुल लोअर लेवल नीड्स में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमिक स्टेटस, ये सभी तुम्हारी लोअर लेवल नीड्स में चाहिए होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे टॉप लेवल की होती है, जहां पे तुम्हें ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए। अब तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे बोलते हो कि मुझे सोशल स्टेटस भी मिल चुका है, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई है, मुझे सिक्योरिटी भी मिल गई है, मुझे एक अच्छा दोस्तों का ग्रुप भी मिल गया है, सोशल सिक्योरिटी भी मुझे मिल गई है, रिकॉग्निशन भी मुझे मिल गया है, ऑटोनॉमी, अच्छा स्टेटस भी मुझे मिल गया। अब मुझे बस ग्रो करना है और ज्यादा खुश होते रहना है। तो वो किस में आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। फिर से तुम देख सकते हो सेल्फ के साथ सेल्फ का कीवर्ड मैचिंग हो रहा है। कोई ना कोई ट्रस्ट में कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा हर एक क्वेश्चन में जो तुम्हारा कीवर्ड मैचिंग के बेसिस पे तुम्हें आंसर बता सकता है। तुम कीवर्ड मैचिंग के बेसिस पे हर चीज का आंसर कर सकते हो। मानव recently got a raise in the salary due to annual increment. Which of his human needs is being satisfied? उसके पैसे बढ़ गए, उसको इनकम ज्यादा हो गई। तो जब भी तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है। जब भी तुम्हें पैसा मिल रहा है तुम्हारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है। सिक्योरिटी नीड्स में तुम चाहते हो तुम्हें नौकरी से निकाला ना जाए, तुम्हें इतना बोल दिया जाए कि ये नौकरी हमेशा तुम्हारी रहेगी, तुम्हें निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें ग्रुप चाहिए, इसमें तुम्हें क्या चाहिए? ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ फुलफिलमेंट, खुशियां चाहिए। यहाँ पे पैसा कब चाहिए? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आर कंसर्न्ड विद। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स किसके साथ कंसर्न्ड होती हैं? सेफ्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट डेंजर, अगेंस्ट द फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ऑल ऑफ दीज। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में तुम्हें हर एक चीज से ही सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा घर भी बचा रहे, मेरी फिजिकल इमोशनल डैमेज भी मुझे ना हो, किसी भी तरीके का डेंजर ना आए, मुझे सेफ्टी चाहिए हर एक चीज से, ठीक है। तो वो मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट फॉर अ मैनेजर व्हाइल कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग करते वक्त तुम्हारा फोकस पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर चीज को तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो मैं फोकस किस चीज पे करूं? एनालाइजिंग डेविएशंस पे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस पे, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ एंड सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे। तो ये सारे के सारे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप्स हैं ये सारे के सारे। अब बोला गया कि हर स्टेप पे तो तुम फोकस नहीं कर सकते, कोई एक ऐसा स्टेप होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो कौन सा है? ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये तो सबसे पहले आता है, इससे हम ज्यादा कुछ आगे जाके कर नहीं सकते। अगर बाद में देखो, कंट्रोलिंग बाद में करनी होगी, ठीक है, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको ये सॉल्व नहीं कर सकता। अब जब बाद में प्रॉब्लम हो गई है उसके बाद हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो सॉल्व करें, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता। कंपेयरिंग भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मेजरमेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? एनालाइजिंग द डेविएशंस। देखो, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे समझना रहता है कि डेविएशंस तो बहुत सारी चीजों में आएंगी। तुम अगर सोचते हो कि एग्जैक्टली इतना आ जाए तो एग्जैक्टली इतना नहीं आएगा। तुम अगर सोचो एग्जैक्टली 98.5% मार्क्स आ जाए, एग्जैक्टली इतना नहीं आएगा। अब इसका 98.7 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। तो तुम सबसे पहले देखोगे तुम्हारी डेविएशन कितनी है, किस चीज की डेविएशन सबसे जरूरी है, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है, और किसका डेविएशन का क्या मतलब है। तो डेविएशंस को जब मैं एनालाइज करूंगी उसके बेसिस पे मैं रिजल्ट निकालूंगी, उसके बेसिस पे मैं फ्यूचर के प्लान्स बनाऊंगी। तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है एनालाइजिंग डेविएशंस का। अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन डेविएशन को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड को सेट करके? जी नहीं, डेविएशन को इससे तो नहीं एनालाइज करेंगे, ये तो पहले होता है। डेविएशन एनालाइजिंग बाद में होता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी पहले होता है, ठीक है, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन होता है। सीपीसी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब तुम देखो ये बाद में होता है एनालाइजिंग डेविएशन के, ये पहले होता है डेविएशन एनालाइजिंग के। अगर तुम्हें नॉर्मल स्टेप्स भी आते हैं कंट्रोलिंग के, ठीक है, तो भी तुम्हें पता है कि हमारा आंसर क्या होगा। ये दोनों पहले होते हैं, ये बाद में होता है, आंसर क्या होगा? सीपीसी। तो एनालाइजिंग डेविएशन के लिए मैं दो चीजें करती हूँ, सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई, दो चीजें होती हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन डिफरेंशिएट्स बिटवीन, किस दो चीजों के बीच में ये डिफरेंशिएट करता है? ये डिफरेंशिएट करता है जो हमने प्लान किया था, काम जितना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड्स जो हमने प्लान किए थे, गोल जो हमने प्लान किया था, एंड जो एक्चुअल आया है, उन दोनों के बीच में ये डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है आरओआई से, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय मोर ऑफ द चीपर डेट टू एनहांस द ईपीएस। कहते हैं हमें पता है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बहुत कम है, तो मैं डेट ले लेती हूँ ना, डेट सस्ती पड़ेगी, रिटर्न ज्यादा आएगा तो डेट ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो कंपनीज क्या करती है? डेट का यूज करती है अपने अर्निंग पर शेयर को बढ़ाने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा जी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ही यही होता है कि अपने आरओआई को बढ़ाने के लिए तुम्हारा अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है
तो तुम क्या करोगे, डेट ज्यादा लेने लग जाओगे ताकि ईपीएस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना कि अगर तुम्हारा आरओआई कम है, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, तो ऐसे केस में डेट को कम करने पर ही तुम्हारा जो है ईपीएस वो बढ़ता है। ठीक है, अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट बढ़ाने पे ईपीएस बढ़ता है, अगर आरओआई कम है तो डेट कम करने पे ही ईपीएस बढ़ता है। ठीक है, डैश डिसीजन इंक्लूड्स द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन। तुम्हें टेक्निकली दिख रहा है कि हम सारे फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो वो कौन से डिसीजन के अंदर आएगा, वो हमारा कैपिटल बजटिंग, जिसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी टेक्निकली बोलती हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। वर्किंग कैपिटल मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है। फाइनेंसिंग डिसीजन में और डिविडेंड डिसीजन में हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने की बात, लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने की बात कैपिटल बजटिंग डिसीजन में करी जाती है। The decision in financial management which affects the growth, profitability and risk of the business, पूरे बिजनेस के रिस्क को, प्रॉफिट को, ग्रोथ को कौन अफेक्ट करता है जी, पूरे बिजनेस के रिस्क वगैरह को अफेक्ट करता है फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन नहीं करता, वो तो बस इतना बताते हैं डिविडेंड देना है कि नहीं देना। वर्किंग कैपिटल डिसीजन अगेन शॉर्ट टर्म है। ठीक है, और वैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे पूरे बिजनेस के ग्रोथ को, रिस्क को अफेक्ट नहीं करता, वो स्पेसिफिकली जिस एसेट के लिए हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया है, स्पेसिफिकली उस एसेट को अफेक्ट करता है। पूरे बिजनेस को अफेक्ट कौन सा करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट करता है। बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड टू रन अ बिजनेस, एक्सपैंड और एस्टैब्लिश, सबके लिए, हर एक चीज के लिए बिजनेस को, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिजनेस को जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है। हर चीज के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन का दूसरा नाम क्या है जी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। ठीक है, ये मैंने अभी तुम्हें ऊपर भी बताया था। विच एलिमेंट प्रोवाइड्स अ स्टेटस सिंबल एज एन एडवांटेज टू द कस्टमर, कहते हैं कि किस चीज से स्टेटस सिंबल बनता है। तुम्हें भी पता है यार, जितना तगड़ा ब्रांड होगा उतना तगड़ा तुम्हारा स्टेटस सिंबल होगा। तो आंसर क्या होगा, ब्रांडिंग। तो जितना ज्यादा अच्छा किसी कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग करी है एक इंसान के, कस्टमर के दिमाग में, उतना अच्छा तुम्हारे ब्रांड की इमेज बन जाएगी, और कस्टमर्स के लिए उस कस्टमर की भी इमेज अच्छी बन जाएगी जिस कस्टमर के पास तुम्हारा ब्रांड होगा। तो स्टेटस सिंबल ब्रांडिंग से इंप्रूव होता है। A good physical distribution system should provide for accurate, speedy processing of orders, in the absence of which goods will reach the customer late or in the wrong quality। कहते हैं अगर तुम्हारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है ना, तो तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छा होना चाहिए। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर को गुड्स लेट मिलेंगे, या अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलेंगे, अच्छी क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के किस कंपोनेंट की बात करेंगे, तुम्हें बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कीवर्ड मैचिंग बहुत क्लियरली नहीं दिख रही है ना, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, और किसी चीज को देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा कीवर्ड देखो, कीवर्ड मैच करो, खत्म। तुम आराम से 40-45 क्वेश्चन तो सिर्फ कीवर्ड मैचिंग के बेसिस पे कर लोगे, इतने आसान होते हैं। देखो सीयूईटी में, देखो दिक्कत क्या होती है ना, सीयूईटी में ऐसा पेपर नहीं है कि जिसमें से बच्चों के 50 में से 40 ही ठीक होते हैं जी, नहीं। ये पेपर ऐसा है जिसमें बच्चे 50 में से 50 ठीक कर सकते हैं, इतना आसान है। लेकिन दिक्कत क्या होगी, थोड़ी सी टाइम की दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी ये दिक्कत हो जाएगी, कोई एक आध टॉपिक आपने छोड़ा होगा उसका क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो, या फिर कोई एक आध क्वेश्चन में तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी, वहां दिक्कत हो जाएगी। एंड जैसे ही तुमने एक क्वेश्चन भी गलत किया, तुम्हारा कॉलेज गया। तो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है, ये पेपर ऐसा है ही नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा। ये पेपर टेस्ट करेगा तुम्हारी कंसंट्रेशन को, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट को, और तुम्हारे पूरे सिलेबस को, कि तुमने पूरा सिलेबस बस पढ़ा हुआ है, पूरा सिलेबस तुम्हें आता है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें आती हैं। ठीक है, क्योंकि 50 में से अगर 48 भी सही कर देना तो भी तुम समझ लो तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। ठीक है ना, तो 50 में से 50 ही अच्छे ठीक करने पड़ेंगे ताकि अच्छा कॉलेज तुम ले सको। A tube of shaving cream usually comes in a cardboard box। एक ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है। ये किस चीज का एग्जांपल है, ये हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग का। प्राइमरी पैकेजिंग होगी ये ट्यूब, लेकिन हमें कार्डबोर्ड बॉक्स की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होगा जो जिसमें आप ट्रक में ट्रांसपोर्ट करवा के लाते हो चीजों को। ठीक है, Dash is the extension of the marketing concept as supplemented by the concern for the long-term welfare of the society। फिर से सोसाइटी से हमारा क्या होगा, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कीवर्ड मैचिंग से मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ, मार्केटिंग मिक्स में क्या आएगा, मार्केटिंग के टूल्स आएंगे, और क्या आएगा, मार्केटिंग मिक्स में क्या आएगा, मार्केटिंग के 4 पीज आएंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 पीज आएंगे, वो सारे क्या है, मार्केटिंग के टूल्स है। ठीक है ना,
अ कंपनी इज यूजिंग सबस्टैंडर्ड एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग, सबस्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग एक कंपनी यूज कर रही है, तो कंज्यूमर के कौन से राइट को वायलेट किया जा रहा है? तुम्हें भी पता है अगर सबस्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग है तो उससे शॉक लग सकता है, आग लग सकती है, तो यहाँ पे कस्टमर की सीधा सीधा सेफ्टी पे सवाल उठाया जा रहा है, तो राइट टू सेफ्टी की दिक्कत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है जी? डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर्स को बेटा जी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वो अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर्स को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स को वो अपॉइंट करती है। पायल वॉज वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनी, उसके पापा ने उसको 40,000 का फोन गिफ्ट किया है। जैसे ही कंज्यूमर वाले केस में पैसे की बात आएगी तो वहां पे यूजुअली पूछेगा कौन से कमीशन में तुमने कंप्लेंट करी है। तो अगर 1 करोड़ से नीचे का केस है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही तुम केस करोगे। 1 से 10 करोड़ के केस में तुम स्टेट के पास जाओगे और 10 करोड़ से ऊपर तुम नेशनल कमीशन के पास जाओगे, वहां पे भी सॉल्व नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे का केस है तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाऊंगी, जिसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। Last question. Consumer has the right to acquire the knowledge and to be well informed. Consumer throughout the life identify the right stated in the above line. अब तुम्हें फिर से क्लियरली, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंसर क्या है? वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड, राइट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस या फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यहाँ पे लिखा सकता है। आंसर क्या होगा? राइट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, हर्ड की, चूज की, सीक्रेट रेसल की बात ही नहीं हो रही है। सीधा सीधा कीवर्ड मैचिंग से तुम्हें दिख रहा है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस की बात यहाँ पे करी गई है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं अगेन बार बार तुम्हें बोल रही हूँ कि ये मुश्किल पेपर नहीं है जहां पे 50 में से बच्चे सिर्फ 40 ही ठीक कर पाते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा यूपीएससी का पेपर है, सीए का पेपर है, ठीक है, जेई का पेपर है, ये सारे पेपर ऐसे हैं कि जहां पे 50% से ज्यादा आंसर सही लोग कर ही नहीं पाते। जिसका हाईएस्ट मार्क्स होता है उसके भी सिर्फ 50% ठीक हो पाते हैं, 30%, 40% ठीक हो पाते हैं। वो पेपर ही ऐसे मुश्किल टफ पेपर होते हैं जहां पे तुम्हें एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाना पड़े। सीयूईटी ऐसा पेपर है ही नहीं। सीयूईटी में जिसके 50 में से 47 भी ठीक हो रहे हैं, 48 भी ठीक हो रहे हैं, वो भी बुरा है। सीयूईटी में 50 में से 50 ही ठीक करने होंगे तुम्हें हर पेपर में, तभी जाके तुम एक बहुत टॉप कॉलेज ले सकते हो। तुम हर पेपर में मिला के टोटल 4-5 गलतियां कर सकते हो अगर नॉर्थ कैंपस में रहना है तो यहाँ पे ये टेस्ट करेगा तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को, तुम्हारे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने को, कीवर्ड मैचिंग को, तुम्हारी एलिमिनेशन को, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन को, तुम्हारी प्रैक्टिस को, तुम्हारी पूरे सिलेबस की विड्थ को, नॉट द डेप्थ ऑफ द सिलेबस, विड्थ ऑफ द सिलेबस को ये टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे तुम्हारे को जो है यहाँ पे हम मॉक टेस्ट देने वाले हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। उसके बाद सीयूईटी का पेपर कैसे देना है, सीयूईटी में ड्रेस कोड क्या होगा, या फिर तुम्हें अपने जो है कॉलेज में फॉर्म्स कैसे भरने हैं, कब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर चीज यहाँ पे हम इसी चैनल पे बताने वाले हैं। तो प्लीज अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले मॉक टेस्ट के साथ।